हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। हरियर काका के लेसन में हमने देखा था कि हरियर काका ने सोच लिया था कि जीते जी अपनी ज़मीन जायदाद किसी के नाम नहीं करेंगे, ना मोहन जी के ना ही अपने भाइयों के, क्योंकि एक बार अगर ज़मीन इनके नाम कर दी गई तो ये मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे और बुढ़ापे में मैं क्या करूँगा। तो उसके आगे देखते हैं। लेकिन हरियर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुरबाड़ी ने से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद अपने भाइयों भतीजों के नाम लिख दो। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक मोहन जी की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर मंडराती रहेंगी और उनके पास इसके अलावा कोई और भी दूसरा रास्ता नहीं है। इसका मतलब अब रिश्तेदारी में जो जितने भी लोग थे वो हरियर काका के पीछे पड़ गए। कुछ दिन तो अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद वो लोग उनके पीछे पड़े कि अपने ज़मीन जायदाद जीते जी और विधिवत इसका मतलब पूरी फॉर्मेलिटी करके अपने भतीजों के नाम भाइयों के नाम लिख दो। उनके लिए यही बात अच्छी रहेगी। सुबह दोपहर शाम रात गई यही चर्चा रहती थी, लेकिन हरियर काका साफ नकार जाते। कहते मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं है। महंत जी ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। अब महंत जी ने भी तो जबरन अंगूठे के निशान उनके प्लेन पेपर पर ले लिए थे, उनके खिलाफ उन्होंने मुकदमा भी डाला था। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया। प्यार से प्रेम से बहुत बातें समझाई हरियर काका को भाइयों ने, लेकिन उनको भी यह पता चला कि अभी ये प्रेम से तो नहीं समझ रहे हैं, तो उन्होंने भी वही तरीका अपनाया जो मोहन जी ने अपनाया था। वो उनको डांटना उन्होंने शुरू कर दिया, उनको दबाव देना शुरू कर दिया। लेकिन काका इस रास्ते से भी तैयार नहीं हुए हैं। स्पष्ट कह दिया कि अपनी ज़िंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात में उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो महंत और उनके साथियों ने किया था। हरियर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े हो गए। प्रेम से हरियर काका ने बात नहीं मानी तो भाइयों ने भी मोहन जी जैसे हथियार अपने हाथ में लिए हरियर काका के सामने जाकर वो लोग खड़े हो गए। कह रहे थे सीधे मन से कागज पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मारकर यही घर के अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। अब देखिए उनके जो सगे भाई है वो इस तरह की भाषा हरियर काका को बोल रहे हैं कि सीधे सीधे कागजात पे अंगूठे के निशान दे दो, नहीं तो यही मारकर अंदर घर के अंदर गाड़ देंगे और किसी को कुछ खबर तक नहीं मिलेगी। अगर पहले वाली बात होती तो हरियर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते। इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले वाली बात अगर पहली बार अगर हरियर काका के साथ ये सारी बातें होती तो हरियर काका थोड़ा सा डर जाते, लेकिन हरियर काका के साथ ये दूसरी बार हो रहा था क्योंकि मोहन जी ने उनके साथ ऐसा ही किया था। तो वो जो डर था हरियर काका का, वो डर अब उनके मन से निकल गया था। आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को भी वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। इसका मतलब हमारे मन से अगर डर निकल जाता है तो हम मृत्यु को भी मात दे सकते हैं। हरियर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दे वह ठीक होगा, लेकिन अपनी ज़मीन लिखकर रमेसर की विधवा की तरह शेष जिंदगी वे घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं। अब यहाँ पे उन्होंने ये कहा है, हरियर काका मन में ये सोच रहे कि एक बार ही मुझे ये लोग मार दे तो किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसे घुट घुट कर जीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं रहेगा। यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है रमेसर की विधवा। रमेसर की विधवा यहाँ पे गाँव की रमेसर जो आदमी है उसकी जो पत्नी है उसकी यहाँ पे बात बताई गई है, उसका उदाहरण बताया गया है कि जो रमेसर की विधवा होती कि रमेसर के मरने के बाद जो उसकी पत्नी विधवा हो गई थी उसको बहलाकर फुसलाकर उससे हिस्से की ज़मीन रमेसर के भाइयों ने लिखवा ली थी, अपने नाम कर ली थी। अंत में उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग भी सिहर जाते। बाद में उसकी वो हालत कर गई
कर दी गई कि गांव के लोग भी दुखी हो गए थे। हरिहर काका को लगता कि अगर ऐसा रमेसर की विधवा अपनी ज़मीन नहीं लिखी होती तो अंत तक लोग उसके पांव पखारे रहते थे, क्योंकि उन लोगों का उल्लू सीधा हो गया था, उन लोगों का जो काम है वो हो गया था और उस विधवा को उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है। हरिहर काका आग बबूले होकर गुस्से में चिल्लाने लगे कि मैं अकेला हूँ और तुम इतने सारे लोग हो, ठीक है, मुझे मार दो, मैं मर जाऊँगा, लेकिन जीते जी तो एक धूर ज़मीन भी नहीं तुम्हारे नाम नहीं लिखूँगा। तुम सब ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे। लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि हरिहर काका के तीनों भाई किस तरह से हरिहर काका को पकड़कर लेके जा रहे हैं और किस तरह से वो उन पर दबाव डाल रहे होंगे। आपको थोड़ा सा आइडिया इस पिक्चर को देखकर आ सकता है। आगे देखते हैं। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे थे। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेताया कि मुंह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्क्षण उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले ही हरिहर काका की आवाज़ गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे थे। ठाकुर बाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक भी चली गई थी, लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते थे कि अपने परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों को क्या मतलब। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वह पुलिस की जीप के साथ आ धमके। अब यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती के साथ हरिहर काका को उनके भाई ने पकड़ रखा था। हरिहर काका और उनके भाइयों में हाथापाई भी शुरू हो गई थी, लेकिन हरिहर काका की जो ताकत है वो उन तीनों तक नहीं पहुँच रही थी। तो उन्होंने आसान तरीका अपनाया, उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ सुनते ही आस पड़ोस के लोग, आजू बाजू के लोग वहाँ पर जमा होना शुरू हो गए। अब हरिहर काका की इस हालत को देखकर या हरिहर काका के साथ जो हो रहा था वो सारी चीज़ें देखकर कुछ लोग वहाँ पे, गांव के लोग उन्हें बोल भी रहे थे उनके भाइयों को, लेकिन उनके भाई यह उन्हें उत्तर देते कि यह हमारा निजी मामला है और उसमें तुम लोगों का कुछ वहाँ पे लेना देना नहीं है। यह बात महंत जी तक भी चली गई और महंत जी वहाँ पे पहुँचे, और लेकिन पहुँचे भी कैसे? पुलिस के साथ। देखिए, पहले भाई ठाकुर बाड़ी में पुलिस की गाड़ी लेकर पहुँचे और अब यहाँ पर महंत जी फिर से वहाँ पे पुलिस की गाड़ी लेकर पहुँच गए। पुलिस के आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। घर तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुर बाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था। अब ठाकुर बाड़ी में भी उन्हें यही हालत में बरामद किया था, उससे भी ज़्यादा कठिन हालत यहाँ पे उनकी बन गई थी हरिहर काका की घर पर। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है, कि जबरन अनेक कागज़ों पर उनके अंगूठे निशान लिए हैं, उन्हें खूब मारा पीटा है, उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी। अगर कोई और थोड़ी देर तक पुलिस को नहीं लाती तो उन्हें वह जान से मार देते थे। जब महंत जी ने हरिहर काका को बंधन बना के रखा था तो हरिहर काका ने सारी बातें जब पुलिस को बताई थी, उसी तरह की बातें यहाँ पे हरिहर काका अब अपने भाइयों के खिलाफ पुलिस को सारी बातें बता रहे हैं। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर वह बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छिटकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे हैं।
उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए हैं। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे। तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे और यही चिंता महंत जी के तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पा उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे। इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए। अब यहाँ पे देखिए महंत जी ने क्या किया यहाँ पे कि उनकी सुरक्षा के पहले तो हालत ये देखिए अभी हरिहर काका क्या है कि उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस जवान है। अब उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी वहाँ पर मिल गया है। हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की थी, तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई थी। उनको पूरा पुलिस प्रोटेक्शन मिल गया था। यह उनकी सहायता का परिणाम था कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए ताकि ना महंत उन पर हमला कर सके और ना ही उनके भाई। जहाँ तक मैं समझता हूँ फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में ज़रूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क है कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर ज़बरदस्ती न कर पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील है। अब महंत जी ने भी जो किया है, उनके भाइयों ने भी जो किया है, वो सारा करने के बाद भी वो उनका ध्यान रख रहे हैं, महंत जी भी ध्यान रख रहे हैं और उनके भाई भी, कि गांव का कोई अन्य व्यक्ति या कोई अन्य हरिहर काका के साथ और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना कर पाए और अपने प्रेम पूर्वक व्यवहार से और अपने सद्भाव से, मधुर व्यवहार से वह पुनः हरिहर काका को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन प्रयास कर रहे हैं? महंत जी भी कर रहे हैं और उनके भाई भी कर रहे हैं। अब गांव में एक नेताजी है, वह तो कोई नौकरी नहीं करते और न ही खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। ना कोई काम करते हैं ना कुछ ये करते, लेकिन मौज बड़ी उड़ाते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी जो उनके पास है, उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंच जाते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी ज़मीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम भी अमर हो जाएगा और उनकी ज़मीन का सही उपयोग भी होगा, गांव का विकास भी होगा और गांव को स्कूल भी मिलेगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट आते। पहले तो महंत जी हो गए, उनके भाई हो गए, अब आए ये नेता। अब नेताजी भी उनके पास पहुंच गए। क्या कहने लगे उनको कि अपने नाम, अब तुम्हारे पास जो ज़मीन है उस ज़मीन पर एक स्कूल खुलवा देते हैं जिसपे तुम्हारा नाम होगा, स्कूल का नाम होगा हरिहर उच्च विद्यालय। लेकिन नेताजी की बातों का भी काका पर कोई भी असर नहीं हुआ, वो खाली हाथ वहाँ से लौट चले। देखिए एक व्यक्ति की ज़मीन के पीछे देखिए यहाँ पे कितने सारे लोग पड़े हुए हैं। महंत जी पड़े हुए हैं, उनके भाई, उनके परिवार वाले, और अब यहाँ पे नेता भी प्रकट हो गए हैं। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र है हरिहर काका। आंगन, खेत, खलियाल, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी ही चर्चा। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं रहती है, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। गांव में जहाँ कहीं जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती तो फिर उसका कोई अंत नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते। राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी ज़मीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। दोनों ओर के लोगों ने जबरन अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में
उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा। अब गांव में 50 मुंह 50 बातें होती है। इतनी बड़ी घटना हो रही है गांव में, हरिहर काका के साथ ये जो सारी घटनाएं यहाँ पे हुई है, लोगों को उस घटना में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। लोगों को तो टॉपिक ही चाहिए रहता है, टॉपिक चर्चा करने के लिए। तो यहाँ पर भी गांव के लोगों ने यही बातें शुरू की कि अंगूठे के निशान तो भाइयों ने भी ले लिए हैं और महन जी ने भी ले लिए। राम जाने अब इस कहानी में आगे क्या होता है। तो इस तरह की बातें गांव में होने लगी। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है। अब कानून पर जितना उनको ज्ञान था, कानून की बातों पर उतना वो उनके बारे में बोलते थे, कानून के बारे में बोलते थे। दो ग्रुप यहाँ पे गांव में बन गए थे। एक तो ठाकुरबाड़ी की तरफ से बातें कर रहा था और दूसरा बातें कर रहा था परिवार वालों की तरफ से। अब आगे क्या होगा, ज़मीन किसके नाम जाएगी, ये सस्पेंस ही रहता था। अभी भी कुछ लोग यही कहते थे कि ठाकुरबाड़ी के नाम होना चाहिए और कुछ लोग कहते थे कि हरिहर काका के परिवार के नाम सारी ज़मीन होनी चाहिए। अब आगे क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।